बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। आगाज में आपको बताएं कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। अहम केस की समाअत 28 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैजाबाद नजरसानी बेंच की समाअत करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ और MQM के खिलाफ भी ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना केस के फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया था। साल 2017 में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस की समाअत की और 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था। इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के दौरान खत्म नबुव्वत हलफनामे में तब्दीली पर तहरीक लब्बैक ने फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया था। नाज़रीन, आम इंतख़ाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सूबों को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला भेज दिया है। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार चुप का रोजा तोड़ दिया। जनरल इलेक्शन के लिए अपना प्लान शेयर कर दिया। ECP ने एलामिये में कहा कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त जारी होने के 54 दिन बाद जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने से लेकर पोलिंग तक 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। खत में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। मुल्क के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने 13 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख कर आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत की तजवीज़ को लिफ्ट न कराई और यूं लगा कि खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख देने का सियासी जमातों की जानिब से खैर मकदम किया गया है। GNN से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान, सियासी जमातों का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं बेयकीनी खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों को दौरानिया कम करने की तजावीज़ पेश की थी। जी, हम इसका खैर मकदम करते हैं। इससे वो बेयकीनी खत्म होगी कि जो बात हल्के इंतखाबात के हवाले से फैला रहे थे और पहले दिन से सबको मालूम था कि जब मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो हल्का बंदी के अमल को मुकम्मल करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में हो। इलेक्शन की तारीख देना अच्छा इक़दाम है। हमारा मौक़िफ़ तो वैसे 90 डेज का था, लेकिन चेयरमैन साहब ने ये खुद भी कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देती है, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे किसी के इलेक्शन में भी ना हो, तो वो आज इलेक्शन कमीशन के इस जो प्रेस रिलीज है उससे ये खत्म हो जाने चाहिए और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान की अवाम जो भी फैसला करे वही सबको काबिले कबूल होना चाहिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइन बात है। इलेक्शन कमीशन की लिस्टें देखेंगे किन चीजों को मद्देनजर रखा गया। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। जी, यकीनन बड़ी खुशाइन बात है कि डेट आ गई है। जी, 90 रोज से बहुत ज्यादा आगे जो है वो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के भी इलेक्शन जा चुके हैं। वोटर लिस्ट अपनी ठीक करनी है, उसके बाद आप इलेक्शन कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस प्रोसेस को पूरा किया गया है और ये खुशाइन बात। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा मुतालबा यही है कि हल्का बंदियां दुरुस्त हों और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए था। अब ठीक है, ये हल्का बंदियों का एक मसला भी था। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है तो इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के अनाउंसमेंट या इनेकाद का मसला नहीं है। असल बात यह शफाफ इंतखाब
اصل بات یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں درست ہوں، کہ جناب آپ کے جو ریٹرننگ افسر ہوں اپنی پسند کے نہ ہوں۔ ANP کے زاہد خان نے کہا الیکشن 90 دن میں آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا الیکشن کی تاریخ آئین کے مطابق نہیں دی گئی۔ مسلم لیگ نون کی ٹاپ قیادت کے لندن میں ڈیرے، مریم نواز اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف 2 روز بعد دوبارہ لندن چلے گئے۔ آج نواز شریف سے ہم ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف پارٹی قائد کے ساتھ انتخابی حکمت عملی اور قانونی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے لندن میں ڈیرے، مریم نواز براستہ دبئی برطانیہ چلی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے مریم نواز برطانیہ میں 1 ہفتے تک قیام کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی بذریعہ قطر لندن چلے گئے۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات ہوگی، جس میں نواز شریف کی وطن واپسی، انتخابات کی تیاریوں سمیت دیگر امور پر اہم مشاورت ہوگی۔ شہباز شریف لندن میں 1 ماہ قیام کے بعد وطن واپس آئے تھے اور 2 روز بعد دوبارہ لندن چلے گئے۔ شہباز شریف کے ملک سے جاتے ہی ایک طرف الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، دوسری جانب نیب میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف کیسز بھی کھول دیے گئے ہیں۔ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کے بلانے پر لندن جا رہے ہیں۔ وہ لندن میں نواز شریف سے مشاورت کریں گے اور جلد وطن واپس آئیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت سے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت نے PDM کی طرف سے آئندہ انتخابات میں پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر وعدہ خلافی کا شکوہ بھی کیا۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے معین اظہر۔ الیکشن کمیشن کا جنوری میں عام انتخابات کا اعلان، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ آصف زرداری چودھری شجاعت حسین سے ملنے اچانک ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ سابق صدر نے سربراہ مسلم لیگ کاف کی طبیعت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت حسین نے PDM کی طرف سے آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا وعدہ پورا نہ کیے جانے کا شکوہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرامین اقبال ملک کے ساتھ معین اظہر، GNN لاہور۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چینی نائب صدر ہان ینگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے CPEC سمیت 2 طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر گفتگو کی۔ نگران وزیر اعظم نے علاقائی سالمیت، خود مختاری، ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ چینی نائب صدر نے کہا کہ چین کی پڑوسیوں سے متعلق پالیسی میں پاکستان کا خاص مقام ہے۔ چین پاکستان کے بنیادی مفادات کے تحفظ کی کوشش جاری رکھے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ چین نے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کی مخالفت کر کے اصولی موقف اپنایا۔ ملاقات میں پاکستان میں CPEC منصوبوں کی مسلسل ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فریقین کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے CPEC کی اہمیت پر اتفاق۔ چینی نائب صدر نے نگران وزیر اعظم کی جانب سے دی گئی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ نگران وزیر خارجہ کی نیو یارک میں سائیڈ لائن پر ملاقاتیں جاری ہیں۔ جلیل عباس جیلانی نے اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ نگران وزیر خارجہ کی نیو یارک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری۔ جلیل عباس جیلانی سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر گفتگو ہوئی۔ نگران وزیر خارجہ کی یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وزیر خارجہ کی امریکی مشیر ڈیرک شولے سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی 2 مختلف اجلاسوں میں بھی شرکت۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے مہنگائی کے خلاف دھرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کے پہلے روز امیر جماعت اسلامی سراج الحق، امیر العظیم لیاقت بلوچ سمیت پارٹی کے مرکزی رہنما شریک ہوئے۔ پارٹی کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی احتجاج میں موجود تھی۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے معین اظہر۔
महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर गवर्नर हाउस लाहौर के सामने 3 रोजा धरने का आगाज। एहतजाज में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पार्टी परचम और प्ले कार्ड उठाए शुरा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी की क़यादत ने धरने से खिताब भी किया। सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगमाल बना लिया है। जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर वक्त के जालिमों को पाश पाश कर देंगे। हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है। आप लोगों ने इस मुल्क को अस्तबल बनाया है बैनुल अक़वामी इदारों के लिए। आपने 24 करोड़ अवाम के हाथों में IMF की हथकड़ियां डाली है। इस जमाने के करप्शन के सौमनातों को पाश पाश करेंगे। लियाकत बलोच ने खिताब में कहा कि बिजली गैस की कीमतों और IMF से गलत मुआहिदे ने मुल्क को तबाह कर दिया है। इन तमाम मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। अवाम गुर्बत के हाथों बिजली पेट्रोल की बिलों और कीमतों के हाथों और पाकिस्तान करप्शन बदइंतजामी के हाथों परेशान है। सिराजुल हक का कहना था कि अगले लाहे अमल का ऐलान धरने के तीसरे रोज करेंगे। महंगाई में कमी होने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन इकबाल मलिक के साथ मोइन अजहर, GNN लाहौर। पाकिस्तानी मईशत पर हालिया दिनों में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके आदाद शुमार काफ़ी हौसला अफजा है। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में सितंबर के अवाइल से ही खातिर ख्वाह इजाफा। पाकिस्तान के माली साल 2023 में अपने तजारती खसारे में 40% और करंट अकाउंट खसारे को 85% तक कम करने में नुमाया पेशरफ देखी गई। इस्लामाबाद में CPEC बैंक ऑफ चाइना का आगाज़ मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम की अहम निशानी है, जबकि पाक फ़ौज और हालिया हुकूमत की मुश्तरका कोशिशें पायदार अमन और मजबूत पाकिस्तान की नवीद हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज, बताइएगा। नाजरीन, बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम से अगस्त के बाद महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुँच गई है और इस हवाले से इक़दाम किए गए हैं पाक फ़ौज की जानिब से और हालिया हुकूमत की मुश्तरका कोशिशें पायदार अमन और मजबूत पाकिस्तान की नवीद हैं और पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देखने में आई है। इस पर बात करेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा। जी, जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये बताया गया है कि आपके हालिया महीनों में पाकिस्तान की करेंसी की कदर में सितंबर के अवाइल से ही खातिर खा इजाफा हुआ है। रुपए की मजबूती से बैनुल अक़वामी तिजारत को फरोग मिलेगा, जबकि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दाम से अगस्त 2023 के बाद से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की माली साल 2023 से अपने तजारती खसारे में 40% और करंट अकाउंट खसारे को 85% तक कम करने में नुमाया पेशरफ्त की है, जो अदायगियों के बेहतर तवाज़ुन को जाहिर करता है। जबकि पाकिस्तान की GDP शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27.1% इजाफे के साथ गैर मामूली नमू दिखाई दिए, जो मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत अलामत है। इसी तरह IT सनअत ने $1.72 बिलियन का तजारती सरप्लस हासिल किया, जो बरामदात और इक़्तिसादी तरक्की को जाहिर करता है। जबकि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की IT बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। दरामदात में नुमाया तौर पर 28.4% कमी वाक़ हुई है, जो तजारती तवाज़ुन और ज़र मुबादला के रखायत पर मस्बत असर डाल सकती है। जबकि क्वेटा, डोलोमाइट, बैरेट्स और दीगर जैसे अहम मादनियात की पैदावार में इजाफा कारकुनी की बढ़ती हुई सरगर्मियों की निशानदेही करता है, जो इक़्तिसादी तरक्की में माविन है। इसी तरह IT के शोबे में चीन की दिलचस्पी मुल्क की इक़्तिसादी ढांचे की मजबूती को नुमाया करती है, जबकि टेलीकॉम सेक्टर की अहम शराकतदारी ने मुल्क में मजीद तरक्की की सलाहियत को जाहिर करते हुए कौमी खजाने में नुमाया हिस्सा डाला। इसी तरह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर ने के मुनाफे में खातिर खा इजाफे की इत्तला है, जो मजबूरी इक़्तिसादी इस्तेहकाम और कारोबारी सरगर्मियों की अक्कासी करता है। जबकि पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIRC का क़याम और सऊदी अरब समेत कई गैर मुल्की कानूनी की कंपनियों की सरमायाकारी की यकीनदानी मुल्क की मईशत की मजबूती की जानिब वाज़ेह इशारा है और ज़राअत के शोबे में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के रिफॉर्म्स पर जो है वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की निजकारी में दिलचस्पी मुल्क से पायदार सदत और रोजगार के मौक़ों की निशानदेही करता है। और इस्लामाबाद में जी, एजाज अहमद तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।